क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर भागते रहने के बावजूद भी आपके सबसे जरूरी सपने हर शाम अधूरे रह जाते हैं? क्या आपको लगता है कि समय आपके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है और आप चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो आज की यह यात्रा आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं किताब टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल गाइड डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। यह किताब सिर्फ घड़ी देखने की कला नहीं सिखाती, बल्कि जिंदगी को दिशा देने की समझ देती है। ये बताती है कि समय को मैनेज करना दरअसल खुद को मैनेज करना है, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना है और अपने हर दिन को अपने बड़े सपनों से जोड़ना है। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फिर क्यों कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग थकान, तनाव और अधूरे कामों के बोझ में दबे रह जाते हैं? इस किताब में समय के ऐसे सिद्धांत और व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। यह आपको सिखाती है कि व्यस्त रहना और उत्पादक होना दो अलग बातें हैं। यह समझाती है कि सही समय पर सही काम करने से ही जीवन में संतुलन, सफलता और शांति आती है। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय संभालते हैं या घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने समय को बिखरने नहीं देना चाहता। यह आपको टाल मटोल से बाहर निकालने, प्राथमिकताएं तय करने और अपने दिन को अर्थपूर्ण बनाने की दिशा देती है। हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि शब्दों के माध्यम से जीवन में बदलाव की शुरुआत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें, सोचें और अपने जीवन में लागू करें। आप भारत में कौन सी जगह से जुड़े हैं या विदेश में दुनिया के किस कोने तक हिंदी ऑडियो बुक पहुंचा है? कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि यह सफर हम सबका साथ मिलकर तय करने वाला है। तो तैयार हो जाइए अपने समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाने के लिए। अंत तक बने रहिए। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, समय की लॉग बुक रखें। क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है? तो शुरुआत समय से कीजिए। यह अध्याय हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी आदत सिखाता है, समय की लॉग बुक रखना। सुनने में यह छोटा सा काम लगता है, लेकिन इसका असर आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। दिन भर हम बहुत कुछ करते हैं, मीटिंग्स, कॉल्स, सोशल मीडिया, छोटे छोटे काम, इधर उधर की बातें, थोड़ी सी टाल मटोल और फिर अचानक दिन खत्म। लेकिन जब आप रात को बैठकर लिखते हैं कि आज आपका हर घंटा कहाँ गया, तो सच्चाई सामने आती है और यही सच्चाई बदलाव की शुरुआत बनती है। समय की लॉग बुक आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है। यह आपको दिखाती है कि आप रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव। आप अपने दिन को डिजाइन कर रहे हैं या परिस्थितियां आपके दिन को चला रही हैं। जब आप लगातार कुछ दिनों तक अपनी एक्टिविटीज लिखते हैं, तो आपको अपने हैबिट्स का पैटर्न दिखाई देता है। आपको पता चलता है कि आपका प्राइम फोकस टाइम कब है, आप कब सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और कब आपका मन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिस चीज को मेजर किया जाता है वही इंप्रूव होती है। अगर आप अपने खर्च का हिसाब नहीं रखेंगे तो सेविंग्स नहीं बढ़ेगी। उसी तरह अगर आप अपने समय का हिसाब नहीं रखेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। समय की लॉग बुक एक मिरर की तरह है जो बिना किसी बहाने के आपको आपका असली दिन दिखाती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी है। समय की लॉग बुक केवल ट्रैकिंग नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने समय को गंभीरता से लेने लगते हैं, तो आप खुद को भी गंभीरता से लेने लगते हैं। आप छोटी छोटी बर्बादियों को नोटिस करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एलिमिनेट करने लगते हैं। यही छोटे सुधार मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने दिन का लिखित रिकॉर्ड शुरू कीजिए। शुरुआत इम्परफेक्ट होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको पावरफुल बना देगी। याद रखिए, क्लैरिटी के बिना कंट्रोल नहीं आता और कंट्रोल के बिना सफलता नहीं मिलती। चैप्टर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। समय और पैसा दोनों जीवन की दो सबसे कीमती पूंजी हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लियर आर्थिक लक्ष्य नहीं है, तो आपका समय भी भटकता रहेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बिना लक्ष्य के काम करना केवल व्यस्त रहना है, आगे बढ़ना नहीं। जब आप अपने आर्थिक गोल्स तय करते हैं, तो आपके दिन की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आप हर काम को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या यह काम मुझे मेरे फाइनेंशियल विजन के करीब ले जा रहा है या सिर्फ आज का दिन निकालने के लिए है?
यही सवाल आपकी सोच को एवरेज से फोकस्ड बनाता है। आर्थिक लक्ष्य केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है, ये फ्रीडम का नाम है। ये उस कॉन्फिडेंस का नाम है जो तब आता है जब आपको पता होता है कि आपका भविष्य सुरक्षित है। जब आप तय करते हैं कि आपको कितनी इनकम चाहिए, कितनी सेविंग्स चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, तब आपका हर दिन मीनिंगफुल हो जाता है। यह अध्याय हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाता है, तुरंत मिलने वाले कंफर्ट के बजाय फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस करना सिखाता है। कई बार आपको प्रेजेंट में थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि आने वाला समय मजबूत बने। यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच आगे चलकर स्टेबिलिटी और सक्सेस में बदलती है। जब आपके आर्थिक लक्ष्य क्लियर होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक इंप्रूव होने लगता है, क्योंकि अब आपके पास रीजन होता है सुबह जल्दी उठने का, डिस्ट्रैक्शन से बचने का और फोकस्ड काम करने का। लक्ष्य आपकी एनर्जी को दिशा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत केवल थकान न बने बल्कि उपलब्धि बने, तो अपने आर्थिक लक्ष्यों को लिखिए, उन्हें मेजरेबल बनाइए और रोज उन्हें याद कीजिए। याद रखिए, बिना दिशा के तेज दौड़ना भी आपको कहीं नहीं पहुंचाता, लेकिन सही दिशा में छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। चैप्टर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी जो काम आपके लिए सच में मायने रखता था वही अधूरा रह गया? हम अक्सर छोटे और आसान कामों से दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि वे जल्दी पूरे हो जाते हैं और हमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन जो काम हमारी ग्रोथ, करियर या सपनों से सीधे जुड़े होते हैं, उन्हें हम बाद के लिए टालते रहते हैं। यही टाल मटोल धीरे धीरे आदत बन जाती है। यह अध्याय हमें एक सीधा और गहरा सिद्धांत सिखाता है, दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। सुबह का समय हमारी विल पावर और फोकस का सबसे मजबूत समय होता है। अगर हम इसी समय को डिस्ट्रैक्शंस या रूटीन टास्क्स में खर्च कर देते हैं तो दिन की असली ताकत खत्म हो जाती है। महत्वपूर्ण काम वही हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, जैसे पढ़ाई का वह टॉपिक जो कठिन है लेकिन जरूरी है, बिजनेस प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ इंप्रूवमेंट या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट। जब आप दिन की शुरुआत इन्हीं कामों से करते हैं तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। आप महसूस करते हैं कि आपने दिन की शुरुआत जीत से की है। इस आदत का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। आपका दिमाग धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखता है। प्रोक्रास्टिनेशन कम होती है और एक्शन लेने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे यह डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है। हर सुबह या रात 5 मिनट निकालिए, अपने टास्क्स लिखिए और उनमें से वह एक चुनिए जो आपके भविष्य से जुड़ा है। उसी से शुरुआत कीजिए। जब सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाता है तो बाकी दिन हल्का और प्रोडक्टिव महसूस होता है। चैप्टर 4, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। हम में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय कम है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो रोज का ट्रैवल टाइम क्वाइटली निकल जाता है। ऑफिस आने जाने में, कॉलेज जाते हुए या काम के सिलसिले में सफर करते हुए जो समय जाता है, वही अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह आपकी ग्रोथ का हिडन एडवांटेज बन सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी केवल डेस्क पर बैठकर नहीं होती। आप ट्रैवल करते समय ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स या पॉडकास्ट से सीख सकते हैं, लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं या अपने गोल्स पर शांत मन से सोच सकते हैं। यह समय रिफ्लेक्शन और प्लानिंग के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है। अक्सर यही समय बिना उद्देश्य के मोबाइल स्क्रॉलिंग में निकल जाता है। थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन अगर पूरा सफर डिस्ट्रैक्शन में चला जाए तो वह समय इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉस बन जाता है। मान लीजिए आप रोज लगभग 1 घंटा ट्रैवल करते हैं। अगर उसी समय को लर्निंग में बदल दें तो कुछ महीनों में आपके नॉलेज और कॉन्फिडेंस में साफ बदलाव दिखाई देगा। यह छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर बड़ी ग्रोथ बनाते हैं। यह अध्याय हमें माइंडसेट बदलने की प्रेरणा देता है। एक्सक्यूजेस ढूंढने के बजाय अपॉर्चुनिटीज पहचानना सीखिए। जब आप सफर के समय को भी प्रोडक्टिव बना लेते हैं तो आपका हर दिन थोड़ा बेहतर हो जाता है और यही थोड़ी थोड़ी प्रगति आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनती है। चैप्टर 5, काम सौंपना सीखें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ खुद ही कर रहे हैं और फिर भी काम खत्म नहीं हो रहे? दिन छोटा पड़ जाता है, थकान बढ़ती जाती है और मन में यह सवाल आता है कि आखिर समय कहां चला गया। कई बार समस्या समय की कमी नहीं होती, बल्कि काम को अकेले संभालने की आदत होती है।
यह अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण स्किल सिखाता है, डेलीगेशन यानी काम सौंपना सीखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर काम किसी और को दिया तो वह वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। कुछ लोग कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते और कुछ को भरोसा करने में कठिनाई होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति हर छोटा बड़ा काम खुद करने की कोशिश करता है वह अपनी ग्रोथ सीमित कर लेता है। काम सौंपना कमजोरी नहीं, लीडरशिप की निशानी है। जब आप टास्क्स को सही व्यक्ति को सौंपते हैं तो आप अपने समय को हाई वैल्यू एक्टिविटीज के लिए बचाते हैं। हर काम आपकी पर्सनल अटेंशन का हकदार नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई और भी उतनी ही कुशलता से कर सकता है। डेलीगेशन का मतलब केवल काम देना नहीं है, बल्कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, एक्सपेक्टेशन स्पष्ट करना और फॉलोअप रखना भी है। जब आप सही तरीके से काम सौंपते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग और ग्रोथ पर ध्यान दे पाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी है। शुरुआत में शायद परफेक्शन न मिले, लेकिन धीरे धीरे टीम या सहयोगी बेहतर होते जाते हैं और आप समझते हैं कि सब कुछ खुद करने से ज्यादा जरूरी है सही काम सही व्यक्ति को देना। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह काम केवल मैं ही कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे सौंप दीजिए, क्योंकि आपका समय सीमित है और उसे वहीं लगाना चाहिए जहां उसका असर सबसे ज्यादा हो। चैप्टर 6, पैरेटो के 80-20 के नियम को जानें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके प्रयासों का छोटा सा हिस्सा ही आपके बड़े परिणामों का कारण बनता है? यही है पैरेटो का सिद्धांत, जिसे 80-20 रूल भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अक्सर हमारे 20% प्रयास 80% परिणाम देते हैं। यह अध्याय हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना सिखाता है। हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो असली फर्क पैदा करते हैं। अगर हम उन महत्वपूर्ण कामों की पहचान कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, बिजनेस में कुछ खास क्लाइंट्स ही ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। पढ़ाई में कुछ मुख्य टॉपिक्स ही एग्जाम में ज्यादा अंक दिलाते हैं। हेल्थ में कुछ महत्वपूर्ण हैबिट्स ही बड़ा परिवर्तन लाती हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन के कौन से 20% काम सबसे ज्यादा असर डालते हैं, तो आप अपनी एनर्जी वहीं इन्वेस्ट करते हैं। यह नियम हमें सिलेक्टिव बनना सिखाता है। हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं है। हर टास्क को बराबर महत्व देना जरूरी नहीं है। असली समझ यह है कि किस काम का इम्पैक्ट ज्यादा है। जब चैप्टर 3 का प्रिंसिपल यानी सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करना और यह 80-20 रूल साथ मिलते हैं तो आपकी क्लैरिटी और भी मजबूत हो जाती है। आप जानते हैं कि कौन सा काम हाई इम्पैक्ट है और उसी पर फोकस करते हैं। अगर आप सच में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो अपने दिन के कामों को देखिए और पहचानिए कि कौन से टास्क्स असली परिणाम दे रहे हैं। उन्हीं पर ज्यादा समय और ऊर्जा लगाइए, क्योंकि सफलता अक्सर ज्यादा करने से नहीं बल्कि सही करने से मिलती है। चैप्टर 7, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना समय आप किसी काम के लिए तय करते हैं, वही काम उतने ही समय में फैल जाता है। अगर किसी सिंपल टास्क के लिए पूरा दिन मिल जाए तो वह सच में पूरा दिन ले लेता है, लेकिन वही काम अगर 2 घंटे में करना हो तो हम किसी तरह उसे 2 घंटे में खत्म कर देते हैं। यही है पार्किंसन का नियम। काम उतने ही समय में फैलता है जितना समय आप उसे देते हैं। यह अध्याय हमें समय की इस सच्चाई को समझने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला सिखाता है। जब आप किसी काम के लिए ओपन एंडेड टाइम रखते हैं तो दिमाग ढीला पड़ जाता है। वह परफेक्शन के नाम पर देरी करता है, अननेसेसरी डिटेल्स में उलझता है और फोकस खो देता है। लेकिन जब आप क्लियर डेडलाइन तय करते हैं तो दिमाग अलर्ट हो जाता है, ऊर्जा बढ़ती है, प्रायोरिटी साफ होती है और काम तेजी से आगे बढ़ता है। पार्किंसन के नियम का लाभ लेने का मतलब है अपने कामों के लिए सीमित और चुनौतीपूर्ण समय तय करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिपोर्ट सामान्यतः 3 घंटे लेती है तो खुद को 2 घंटे का लक्ष्य दें। अगर कोई असाइनमेंट 1 हफ्ते में करना है तो उसे 4 या 5 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखें। यह प्रेशर नेगेटिव नहीं होता बल्कि प्रोडक्टिव प्रेशर होता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि समय की अधिकता अक्सर टाल मटोल को जन्म देती है। जब हमें लगता है कि बहुत समय है तो हम शुरुआत ही देर से करते हैं, लेकिन जब समय कम होता है
तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। यही रीजन है कि एग्जाम से पहले स्टूडेंट तेजी से पढ़ते हैं, क्योंकि डेडलाइन पास होती है। पार्किंसन का नियम हमें डिसिप्लिन्ड अर्जेंसी सिखाता है। हर काम के लिए रियलिस्टिक लेकिन टाइट डेडलाइन तय करें, टाइमर का उपयोग करें, फोकस्ड वर्क सेशंस बनाएं। इससे आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं रहेगा। याद रखिए, समय का फैलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाता है, लेकिन अगर आप समय को सीमित कर दें तो वही काम कम समय में और ज्यादा फोकस के साथ पूरा हो सकता है। चैप्टर 8, अपने प्राइम टाइम में काम करें। हर इंसान का दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कुछ देर रात को, कुछ दोपहर में क्रिएटिव होते हैं, तो कुछ शाम को फोकस्ड रहते हैं। यही है आपका प्राइम टाइम। ये अध्याय हमें अपनी बॉडी क्लॉक और एनर्जी पैटर्न को समझने की सलाह देता है। हम अक्सर अपने दिन को दूसरों के स्केड्यूल के अनुसार चलाते हैं, लेकिन अपनी इंटरनल एनर्जी को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और डिमांडिंग काम को उस समय पर रखें जब आपकी एनर्जी हाईएस्ट हो, तो रिजल्ट कई गुना बेहतर होंगे। मान लीजिए आपका माइंड सुबह फ्रेश रहता है। अगर आप उस समय सोशल मीडिया या हल्के टास्क्स में समय बिताते हैं, तो आपने अपने प्राइम टाइम को खो दिया। वही समय अगर स्टडी, प्लानिंग, क्रिएटिव वर्क या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में लगाया जाए, तो आउटपुट अलग ही लेवल का होगा। अपने प्राइम टाइम को पहचानने के लिए कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करें कि दिन के किस हिस्से में आपका फोकस नेचुरल रूप से स्ट्रांग होता है। कब आप जल्दी समझते हैं, जल्दी लिखते हैं या जल्दी सोचते हैं। वही आपका गोल्डन विंडो है। यह अध्याय हमें एनर्जी मैनेजमेंट सिखाता है, क्योंकि केवल टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं है। अगर आप लो एनर्जी में हाई फोकस काम करेंगे तो रिजल्ट कमजोर होगा, लेकिन हाई एनर्जी में हाई वैल्यू काम करेंगे तो कम समय में ज्यादा क्वालिटी मिलेगी। जब आप पार्किंसन के नियम और प्राइम टाइम दोनों को साथ लागू करते हैं, तो एक पावरफुल सिस्टम बनता है। आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को अपने सबसे मजबूत समय में सीमित डेडलाइन के साथ पूरा करते हैं। यही कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोडक्टिविटी देता है। आखिर में बात इतनी सी है, समय सभी के पास बराबर है, लेकिन ऊर्जा और उसका सही उपयोग ही फर्क पैदा करता है। अगर आप अपने प्राइम टाइम को पहचान कर उसे सुरक्षित रखें और हर काम को अननेसेसरी फैलने से रोकें, तो आपका हर दिन पहले से ज्यादा मीनिंगफुल और पावरफुल बन सकता है। चैप्टर 9, स्वयं को व्यवस्थित करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका काम उतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपका बिखराव? कभी फाइल नहीं मिलती, कभी नोट्स इधर उधर पड़े रहते हैं, कभी दिमाग में इतने अधूरे काम घूमते रहते हैं कि फोकस ही नहीं बन पाता। कई बार समस्या काम की मात्रा नहीं होती, बल्कि अव्यवस्था होती है। यही अध्याय हमें सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट की असली शुरुआत सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से होती है। स्वयं को व्यवस्थित करना केवल अपनी मेज साफ रखने तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक और व्यवहारिक अनुशासन है। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज स्पष्ट रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स, टूल्स और रिसोर्सेज को सही जगह पर रखना और अपने दिमाग को अनावश्यक बोझ से मुक्त करना। जब आपके आसपास और आपके भीतर क्लैरिटी होती है, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अव्यवस्था समय चुरा लेती है। आप छोटी छोटी चीजें ढूंढने में मिनट्स गंवाते हैं, बार बार सोचते हैं कि अगला काम क्या है, और कई बार कंफ्यूजन के कारण शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो काम की शुरुआत तेज होती है और फ्लो बना रहता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर चीज का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, चाहे वह आपकी स्टडी टेबल हो, आपका डिजिटल फोल्डर सिस्टम हो या आपका डेली टास्क लिस्ट। जब हर चीज अपनी जगह पर होती है, तो आपका माइंड भी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का एक और पहलू है अपने कमिटमेंट्स को मैनेज करना। हर रिक्वेस्ट को हाँ कहना जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी लिमिट्स नहीं समझेंगे, तो ओवरलोड हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति वही काम स्वीकार करता है जिसे वह सही समय पर पूरा कर सके। जब आप स्वयं को व्यवस्थित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं कि आपके पास क्लैरिटी है, कंट्रोल है और डायरेक्शन है, और यही कंट्रोल आगे चलकर आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई देता है। चैप्टर 10, टाइम टेबल बनाएं। अगर ऑर्गेनाइजेशन नींव है, तो टाइम टेबल उसकी संरचना है। बिना योजना के दिन शुरू करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। हो सकता है आप चलते रहें, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में समय और ऊर्जा दोनों ज्यादा लगेंगे।
टाइम टेबल बनाना केवल छात्रों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने दिन को पर्पसफुल बनाना चाहता है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि किस समय कौन सा काम होगा, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। आपका माइंड हर पल यह सोचने में ऊर्जा नहीं खर्च करता कि अब क्या करना है। एक इफेक्टिव टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। उसमें काम, आराम, एक्सरसाइज, लर्निंग और फैमिली टाइम सबका संतुलन होना चाहिए। अगर आप बहुत कठोर स्केड्यूल बना लेंगे तो वह टिकेगा नहीं, लेकिन अगर आप बैलेंस्ड प्लान बनाएंगे तो कंसिस्टेंसी आएगी। टाइम टेबल हमें डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप तय समय पर तय काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स मजबूत हो जाती हैं। आपका दिमाग उस समय पर उसी तरह के काम के लिए तैयार रहने लगता है। यह रिदम आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है। यह अध्याय यह भी बताता है कि टाइम टेबल पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन प्लान बदल दें। मूल स्ट्रक्चर स्थिर रहना चाहिए। जब चैप्टर 9 का ऑर्गेनाइजेशन और चैप्टर 10 का टाइम टेबल साथ आते हैं तो आपका दिन कंट्रोल में आने लगता है। आप रिएक्टिव लाइफ से प्रोएक्टिव लाइफ की ओर बढ़ते हैं। आप केवल समय नहीं काटते, बल्कि समय को शेप देते हैं। याद रखिए, सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। अगर आप अपने दिन को पहले से डिजाइन कर लेते हैं तो दिन आपको डिजाइन नहीं करेगा। यही है सच में समय को अपना साथी बनाना। चैप्टर 13 डेडलाइंस। तय करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब तक किसी काम की अंतिम तिथि तय नहीं होती तब तक हम उसे टालते ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो समय है, कल से शुरू करेंगे, मूड बनेगा तो करेंगे। लेकिन जैसे ही डेडलाइन सामने आ जाती है, हमारा दिमाग अचानक सक्रिय हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है, प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं और काम पूरा होने लगता है। डेडलाइन सिर्फ तारीख नहीं होती, वह एक मानसिक दबाव है जो हमें हमारी क्षमता तक धकेलता है। जब कोई छात्र परीक्षा की तारीख जानता है तो उसकी तैयारी का स्तर बदल जाता है। जब किसी प्रोजेक्ट की सबमिशन डेट तय होती है तो पूरी टीम की ऊर्जा अलग होती है। क्यों? क्योंकि डेडलाइन हमारे दिमाग को स्पष्ट संकेत देती है कि अब टालना बंद, अब करना शुरू। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अगर डेडलाइन बहुत दूर हो तो हम उसे गंभीरता से नहीं लेते, और अगर बहुत पास हो तो घबराहट में गुणवत्ता गिर जाती है। इसलिए समझदारी यह है कि हम संतुलित और रणनीतिक डेडलाइन तय करें। सबसे पहले हर बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटिए, फिर हर हिस्से की अलग डेडलाइन तय कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो 3 महीने में किताब पूरी कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पहले 15 दिन में रिसर्च, अगले 20 दिन में पहला ड्राफ्ट, फिर संपादन। इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। दूसरी बात, डेडलाइन लिखित रूप में रखें। जो चीज कागज या डायरी में लिखी होती है उसका प्रभाव दिमाग पर ज्यादा होता है। मोबाइल रिमाइंडर लगाइए, कैलेंडर में मार्क कीजिए और अपने काम को विजुअल बनाइए। तीसरी बात, सार्वजनिक प्रतिबद्धता कीजिए। जब आप किसी को बताते हैं कि मैं यह काम इस तारीख तक पूरा करूंगा, तो आपके भीतर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप खुद को जवाबदेह महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, डेडलाइन डर पैदा करने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए होती है। अगर कभी चूक जाए तो खुद को दोष देने के बजाय कारण समझिए। क्या आपने काम को सही हिस्सों में बांटा था? क्या समय का अनुमान सही लगाया था? हर चूक एक सीख है। आखिर में, डेडलाइन का असली उद्देश्य यह नहीं कि आप भागते रहें, बल्कि यह है कि आप ठहर कर सोचें, प्राथमिकता तय करें और फिर पूरी शक्ति से आगे बढ़ें। जब आप समय को सीमा देते हैं तो समय आपको परिणाम देता है। चैप्टर 14 समय खरीदना सीखें। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा सबसे कीमती चीज है, लेकिन सच यह है कि समय उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय खरीदना का अर्थ है ऐसे निर्णय लेना जिससे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए अधिक समय निकाल सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 2 घंटे छोटे छोटे घरेलू कामों में लगा देते हैं जिन्हें कोई और कम लागत में कर सकता है, तो आप वास्तव में समय खो रहे हैं। अगर वही 2 घंटे आप अपनी स्किल, अपने बिजनेस या अपनी सेहत पर लगाते तो उसका लाभ कई गुना होता।
समय खरीदने का पहला तरीका है ऑटोमेशन। जो काम तकनीक कर सकती है उसे खुद करने में समय क्यों बर्बाद करें। ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑटो रिमाइंडर, टेम्पलेट्स, ये छोटी चीजें मिलकर घंटों बचा सकती हैं। दूसरा तरीका है आउटसोर्सिंग। हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीम बना सकते हैं, फ्रीलांसर की मदद ले सकते हैं या किसी को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, तो आप अपने दिमाग और ऊर्जा को बड़े कामों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा तरीका है ना कहना सीखना। हर निमंत्रण, हर मीटिंग, हर अनुरोध आपके समय का हिस्सा मांगता है। अगर आप बिना सोचे हाँ कहते रहेंगे तो आपका पूरा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं में चला जाएगा। समय खरीदने का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखना। लेकिन यहां एक गहरी बात समझिए, समय खरीदना सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि स्पष्टता से होता है। जब आपको पता होता है कि आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो आप गैर जरूरी चीजों को छोड़ना आसान समझते हैं। आप यह भी कर सकते हैं कि अपने दिन के लो वैल्यू कार्यों की सूची बनाइए। फिर सोचिए, क्या इन्हें कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या किसी और को दिया जा सकता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास सोचने का समय बढ़ रहा है, और यही सोचने का समय आपको आगे बढ़ाता है। यही समय आपको नई रणनीति बनाने देता है। यही समय आपकी रचनात्मकता को जन्म देता है। याद रखिए, व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना अलग बातें हैं। अगर आप सिर्फ भाग रहे हैं तो आप समय के पीछे हैं, लेकिन अगर आप रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं तो समय आपके साथ है। चैप्टर 15, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जो चीजें अभी अच्छी लगती हैं वही आगे चलकर हमें पछतावा दे जाती हैं, और जो चीजें अभी थोड़ी कठिन लगती हैं वही भविष्य में सबसे बड़ा लाभ देती हैं। यही जीवन का नियम है। आज का छोटा त्याग, कल का बड़ा परिणाम। हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी स्तर पर तुरंत सुख को छोड़कर दीर्घकालीन लाभ को चुना है। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, वह सीख रहा होता है। जब बाकी लोग खर्च कर रहे होते हैं, वह निवेश कर रहा होता है। जब बाकी लोग टाल रहे होते हैं, वह तैयारी कर रहा होता है। वर्तमान में त्याग करने का मतलब खुद को दुख देना नहीं है। इसका अर्थ है प्राथमिकता को समझना। अगर आपका लक्ष्य स्वस्थ शरीर है तो आपको जंक फूड का त्याग करना होगा। अगर आपका लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता है तो आपको अनावश्यक खर्चों का त्याग करना होगा। अगर आपका लक्ष्य मानसिक शांति है तो आपको नकारात्मक संगति का त्याग करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को ज्यादा महत्व देता है। मोबाइल स्क्रॉल करना आसान है, किताब पढ़ना कठिन लगता है, देर तक सोना आसान है, सुबह जल्दी उठना कठिन लगता है। लेकिन यही छोटे छोटे निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। एक सरल अभ्यास अपनाइए। जब भी आप किसी निर्णय के सामने हों, खुद से पूछिए, यह मुझे 5 साल बाद कहां ले जाएगा? अगर उत्तर सकारात्मक है तो थोड़ी असुविधा स्वीकार कर लीजिए। अगर उत्तर नकारात्मक है तो तुरंत सुख को छोड़ दीजिए। धैर्य और अनुशासन भविष्य के लाभ की चाबी है। बीज बोते समय किसान को तुरंत फल नहीं मिलता। वह इंतजार करता है, मेहनत करता है, देखभाल करता है। फिर समय आने पर वही बीज वृक्ष बनकर फल देता है। याद रखिए, आज का त्याग अस्थायी है, लेकिन उसका परिणाम स्थायी हो सकता है। जब आप आज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा त्याग करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहे होते हैं। अंत में अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप हर दिन एक ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए, क्योंकि जो व्यक्ति आज की सुविधा पर कल की सफलता चुनता है वही वास्तव में जीवन की दौड़ में आगे निकलता है। चैप्टर 16, निश्चित समय पर काम करें। क्या आपने देखा है कि जब कोई काम कभी भी करना हो तो वह अक्सर कभी नहीं हो पाता, लेकिन जब वही काम किसी निश्चित समय पर तय हो तो उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। निश्चित समय पर काम करना अनुशासन का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। मान लीजिए आपने तय किया कि मैं रोज पढ़ाई करूंगा। ये एक अच्छा इरादा है, लेकिन अधूरा है। अगर आप तय करें कि मैं हर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करूंगा, तो यह स्पष्ट योजना बन जाती है। आपका दिमाग उस समय के लिए तैयार होने लगता है। हमारी आदतें समय से जुड़ी होती हैं। अगर आप रोज एक ही समय पर काम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग उसी समय पर सक्रिय होने लगते हैं।
यह आदत की शक्ति है। सबसे पहले अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम की पहचान कीजिए, फिर उसके लिए एक निश्चित समय तय कीजिए। कोशिश कीजिए कि वह समय आपके ऊर्जा स्तर के अनुसार हो। जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सतर्क और ताजा हो, वही आपका गोल्डन टाइम है। दूसरी बात, उस समय को पवित्र मानिए। उस दौरान मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक बातचीत से दूरी रखिए। जैसे किसी महत्वपूर्ण मीटिंग को आप मिस नहीं करते, वैसे ही अपने तय समय को भी मिस न करें। तीसरी बात, शुरुआत छोटी रखिए। अगर आप अचानक 3 घंटे का ब्लॉक बना देंगे तो थकान आ सकती है। पहले 1 घंटा तय कीजिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए। निश्चित समय पर काम करने का एक और बड़ा लाभ है, निर्णय की थकान कम हो जाती है। आपको रोज यह तय नहीं करना पड़ता कि कब काम करूं। समय पहले से तय है, इसलिए दिमाग में स्पष्टता रहती है। धीरे धीरे यह आदत आपकी पहचान बन जाती है। लोग जानने लगते हैं कि इस समय आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज एक ही समय पर किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। चैप्टर 17, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने बैठते हैं, अचानक मोबाइल की याद आने लगती है? कभी नोटिफिकेशन, कभी कोई कॉल, कभी बेवजह की बातचीत, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको आपके लक्ष्य से नीचे खींच रही हो। यही है समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। जैसे पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही आसान और तात्कालिक सुख देने वाली चीजें हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचती हैं। कठिन काम ऊपर उठने जैसा है और आलस्य नीचे गिरने जैसा। ऊपर उठने के लिए प्रयास चाहिए, नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। समय की बर्बादी हमेशा आकर्षक रूप में आती है। वह कभी समय बर्बाद लिखकर नहीं आती, वह मनोरंजन, आराम या बस 5 मिनट के बहाने आती है, और यही 5 मिनट धीरे धीरे 50 मिनट बन जाते हैं। सबसे पहले यह स्वीकार कीजिए कि यह गुरुत्वाकर्षण हर व्यक्ति पर काम करता है। आप अकेले नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसके खिलाफ संघर्ष करना सीख लेते हैं। इससे बचने का पहला तरीका है वातावरण को नियंत्रित करना। अगर मोबाइल बार बार ध्यान भटका रहा है तो उसे दूसरे कमरे में रखिए। अगर सोशल मीडिया लुभा रहा है तो काम के समय इंटरनेट बंद कीजिए। याद रखिए, इच्छा शक्ति सीमित है, लेकिन व्यवस्था मजबूत हो सकती है। दूसरा तरीका है शुरुआत को आसान बनाना। जब काम बहुत बड़ा और भारी लगता है तो हम उससे बचते हैं, इसलिए उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए शुरू कीजिए। अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। तीसरा तरीका है अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखना। जब आपको पता होता है कि आप क्यों काम कर रहे हैं, तो छोटी छोटी लुभावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। स्पष्ट उद्देश्य ध्यान की ढाल बन जाता है। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैं ऊपर उठ रहा हूं या नीचे गिर रहा हूं? क्योंकि समय का गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर खींचेगा। ऊपर उठना आपकी सजगता और अनुशासन पर निर्भर करता है। याद रखिए, सफलता का रास्ता ऊपर की चढ़ाई जैसा है। थकान होगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण को पहचान लेता है, वही उसके खिलाफ ताकत विकसित करता है। चैप्टर 18, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। विज्ञान का एक सिद्धांत कहता है, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, और कोई वस्तु गति में रहती है जब तक उसे रोका न जाए। यही सिद्धांत हमारे जीवन और काम पर भी लागू होता है। यह विचार सबसे पहले महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने दिया था। जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो हम उसी में बने रहना चाहते हैं। टाल मटोल भी एक प्रकार की स्थिर अवस्था है, लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, एक छोटी सी गति पैदा होती है, और अगर उसे रोका न जाए तो वही गति हमें आगे बढ़ाती रहती है। सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि शुरुआत को बहुत बड़ा बना देते हैं। हम सोचते हैं कि आज से रोज 3 घंटे पढ़ूंगा या आज से पूरी तरह फिट हो जाऊंगा, लेकिन दिमाग इतना बड़ा बदलाव स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह विरोध करता है। इस नियम का लाभ लेने का तरीका है छोटा बल लगाइए, लेकिन नियमित लगाइए। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ 15 मिनट से शुरुआत कीजिए। अगर व्यायाम शुरू करना है तो सिर्फ 5 पुशअप से शुरुआत कीजिए।
अगर लेखन शुरू करना है तो सिर्फ एक पेज लिखिए। यह छोटा सा बल आपको स्थिरता से बाहर निकाल देगा। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो गति बनती है, और एक बार गति बन गई तो काम आसान लगने लगता है। फिर आपको खुद को धक्का देने की जरूरत कम पड़ती है। आपकी आदत ही आपको आगे बढ़ाने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे गति बनाए रखना जरूरी है, वैसे ही रुकना खतरनाक है। अगर आप लगातार 3-4 दिन रुक जाते हैं तो फिर से शुरुआत करना उतना ही कठिन हो जाता है जितना पहले था। इसलिए नियम सरल है, कभी 2 दिन लगातार मत छोड़िए। अगर एक दिन चूक जाए तो अगले दिन जरूर लौटिए। गति को पूरी तरह टूटने मत दीजिए। जीवन में बड़े परिवर्तन अचानक नहीं आते, वे छोटे निरंतर कदमों का परिणाम होते हैं। जब आप न्यूटन के इस सिद्धांत को अपने काम और आदतों पर लागू करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि असली शक्ति शुरुआत में है और लगातार चलते रहने में है। आज ही छोटा कदम उठाइए, क्योंकि एक बार आप चल पड़े तो आपकी ही गति आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। चैप्टर 19। काम के लिए परिणाम महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने आप से कहते हैं कि आज पूरा दिन बहुत व्यस्त रहा, लेकिन दिन के अंत में जब खुद से पूछते हैं कि क्या हासिल हुआ, तो जवाब धुंधला होता है। व्यस्त रहना और परिणाम देना दोनों अलग बातें हैं। काम की असली कीमत उस समय से नहीं तय होती जो आपने लगाया, बल्कि उस परिणाम से तय होती है जो आपने बनाया। मान लीजिए 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक ने 8 घंटे लगाए, दूसरा 4 घंटे। लेकिन जिसने 4 घंटे में स्पष्ट, ठोस और उपयोगी परिणाम दिया, वही वास्तव में अधिक प्रभावी है। दुनिया आपके प्रयास नहीं, आपके परिणाम देखती है। सबसे पहले यह समझिए कि हर काम का एक आउटपुट होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परिणाम क्या है? एक चैप्टर खत्म, नोट्स तैयार, टेस्ट में बेहतर स्कोर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो परिणाम क्या है? बिक्री बढ़ी, नया ग्राहक जुड़ा, सिस्टम बेहतर हुआ। जब तक परिणाम स्पष्ट नहीं होगा, काम बिखरा हुआ रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने दिन की शुरुआत परिणाम सोचकर करें, काम सोचकर नहीं। खुद से पूछिए, आज दिन के अंत तक मैं कौन सा ठोस परिणाम चाहता हूं, फिर उसी हिसाब से काम चुनिए। तीसरी बात, कम लेकिन असरदार काम कीजिए। हर छोटी छोटी गतिविधि में उलझने के बजाय उन कामों पर ध्यान दीजिए जो बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर कोई कार्य परिणाम नहीं दे रहा तो उसे कम कीजिए या हटाइए। याद रखिए, समय सीमित है। अगर आप परिणाम पर ध्यान नहीं देंगे तो आप गतिविधियों में फंस जाएंगे, और गतिविधियां अक्सर हमें व्यस्त दिखाती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। हर रात अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने क्या पूरा किया? दूसरा, क्या वह मेरे लक्ष्य के करीब ले गया? तीसरा, कल मैं किस परिणाम पर ध्यान दूंगा? जब आप परिणाम को प्राथमिकता देते हैं तो आपका काम उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, और उद्देश्यपूर्ण काम ही असली प्रगति बनाता है। चैप्टर 20। तय करें कि कौन सा काम कब करना है। कई लोग मेहनती होते हैं लेकिन फिर भी थके हुए और उलझे रहते हैं। कारण यह नहीं कि उनके पास काम ज्यादा है, बल्कि यह है कि उनके पास स्पष्ट क्रम नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में करना है। सही काम सही समय पर, यही प्रभावशीलता का रहस्य है। हर काम का अपना सही समय होता है। कुछ काम सुबह की ताजगी मांगते हैं, कुछ दोपहर की स्थिरता और कुछ शाम की हल्की ऊर्जा। अगर आप कठिन और महत्वपूर्ण काम उस समय करते हैं जब आपका दिमाग थका हुआ है तो परिणाम कमजोर होंगे। सबसे पहले अपने कामों को 3 श्रेणियों में बांटिए, महत्वपूर्ण और जरूरी। महत्वपूर्ण लेकिन अभी जरूरी नहीं, न तो महत्वपूर्ण न ही जरूरी। पहली श्रेणी के काम तुरंत कीजिए, दूसरी श्रेणी के कामों को योजना में जगह दीजिए, तीसरी श्रेणी के कामों को कम कीजिए या हटाइए। दूसरा कदम, अपने ऊर्जा स्तर को पहचानिए। अगर आप सुबह सबसे ज्यादा सक्रिय महसूस करते हैं तो वही समय अपने सबसे बड़े लक्ष्य को दीजिए। अगर रात में आपका ध्यान अच्छा रहता है तो उसी समय का उपयोग कीजिए। तीसरा कदम, पहले से तय कीजिए। सुबह उठकर यह मत सोचिए कि आज क्या करूं, रात को ही अगले दिन की योजना बना लीजिए। जब सुबह स्पष्टता होगी तो समय बर्बाद नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, हर काम को समान महत्व मत दीजिए। कुछ काम आपकी दिशा बदल सकते हैं और कुछ सिर्फ दिन भरने के लिए होते हैं। फर्क पहचानना सीखिए।
याद रखिए, समय प्रबंधन असल में प्राथमिकता प्रबंधन है। जब आप तय कर लेते हैं कि कौन सा काम कब करना है, तो आपका दिन व्यवस्थित हो जाता है, तनाव कम होता है और प्रगति स्पष्ट दिखने लगती है। आज ही बैठकर लिखिए, कल का पहला काम क्या होगा और किस समय होगा, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से तय करता है वही अपने समय का मालिक बनता है। चैप्टर 21। सुबह जल्दी उठें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह का समय बाकी दिन से अलग होता है? वातावरण शांत होता है, मन अपेक्षाकृत स्थिर होता है और दुनिया की भागदौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती। यही वह समय है जब आप खुद से सबसे ज्यादा जुड़ सकते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक रणनीति है। जब आप देर से उठते हैं तो दिन आपको नियंत्रित करता है, लेकिन जब आप जल्दी उठते हैं तो आप दिन को नियंत्रित करते हैं। आपके पास सोचने का समय होता है, योजना बनाने का समय होता है और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सबसे जरूरी काम को आगे बढ़ाने का समय होता है। कई सफल लोग सुबह के समय को स्वर्णिम समय मानते हैं, क्योंकि इस समय दिमाग ताजा होता है और ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं। अगर आप दिन की शुरुआत मोबाइल से करते हैं तो आपका ध्यान दूसरों की प्राथमिकताओं में चला जाता है, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत अपने लक्ष्य से करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन यहां एक सच्चाई समझना जरूरी है, सिर्फ जल्दी उठना ही पर्याप्त नहीं है। जल्दी उठकर अगर आप फिर से सोशल मीडिया में लग जाते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। असली फायदा तब है जब सुबह का पहला घंटा अपने विकास को समर्पित हो। शुरुआत धीरे धीरे कीजिए। अगर आप रोज 8 बजे उठते हैं तो अचानक 5 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए। पहले 15 या 30 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए। अपने सोने का समय भी व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि अच्छी नींद के बिना जल्दी उठना मुश्किल है। सुबह उठते ही 3 काम कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और दिन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। यह छोटी सी दिनचर्या आपके पूरे दिन का स्वर तय कर देती है। याद रखिए, सुबह का समय आपका निजी निवेश है। यह वह समय है जब आप अपने भविष्य के लिए काम कर सकते हैं, बिना किसी व्यवधान के। और जो व्यक्ति अपनी सुबह जीत लेता है वह अक्सर अपना दिन भी जीत लेता है। चैप्टर 22। 1 घंटा व्यायाम करें। हम अक्सर सफलता, धन और उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन एक सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी उपलब्धि लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकती। 1 घंटा व्यायाम करना अपने शरीर और मन दोनों के प्रति सम्मान दिखाना है। व्यायाम सिर्फ शरीर को फिट रखने के लिए नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और आपकी ऊर्जा को कई गुना कर देता है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपका दिमाग अधिक स्पष्ट सोचता है, निर्णय बेहतर होते हैं, ध्यान केंद्रित रहता है। बहुत से लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि व्यायाम के लिए समय नहीं निकालना, भविष्य में बीमारी के लिए समय निकालना है। आप अभी 1 घंटा निवेश कर सकते हैं या बाद में कई घंटे अस्पताल में बिताने पड़ सकते हैं। व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। आप तेज चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं या कोई खेल खेल सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि शरीर सक्रिय रहे। अगर 1 घंटा कठिन लगता है तो शुरुआत 30 मिनट से कीजिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए। सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। सप्ताह में 1 दिन बहुत ज्यादा करने से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा करना। सुबह का समय व्यायाम के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन अगर सुबह संभव न हो तो कोई भी निश्चित समय तय कीजिए और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। व्यायाम आपको सिर्फ मजबूत शरीर नहीं देता, बल्कि मजबूत मानसिकता भी देता है। जब आप रोज अपने आलस्य पर विजय पाते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। याद रखिए, आपका शरीर ही आपका असली साधन है। अगर यह साथ देगा तो आप अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए 1 घंटा व्यायाम को खर्च मत समझिए, इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश समझिए। चैप्टर 23। टीवी से दूर रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि बस आधा घंटा कहकर शुरू किया गया टीवी कब 2 या 3 घंटे में बदल जाता है, और फिर दिन के अंत में हमें लगता है कि समय कहां चला गया। यही टीवी की सबसे बड़ी ताकत है, वह आपका समय चुपचाप खा जाता है। टीवी खुद में बुरा नहीं है,
समस्या तब होती है जब वह आपके लक्ष्य से बड़ा बन जाता है। टीवी का कंटेंट इस तरह बनाया जाता है कि आप जुड़े रहें। एक एपिसोड खत्म होता है तो दूसरा शुरू, एक खबर खत्म होती है तो दूसरी ब्रेकिंग। आपका दिमाग लगातार उत्तेजित रहता है लेकिन उत्पादक नहीं बनता। सोचिए, अगर आप रोज 2 घंटे टीवी देखते हैं तो 1 साल में यह समय सैकड़ों घंटों में बदल जाता है। इन घंटों में आप नई स्किल सीख सकते थे, किताबें पढ़ सकते थे, व्यायाम कर सकते थे या अपने सपनों पर काम कर सकते थे। सबसे पहले जागरूक बनिए। 1 सप्ताह तक नोट कीजिए कि आप टीवी पर कितना समय बिताते हैं। सच सामने आएगा। फिर तय कीजिए कि आपको इसे कितना सीमित करना है। दूसरा कदम, विकल्प तैयार रखिए। अगर आप सिर्फ टीवी नहीं देखूंगा कहेंगे तो खालीपन महसूस होगा। उसकी जगह किताब, पॉडकास्ट, परिवार के साथ बातचीत या कोई रचनात्मक गतिविधि रखिए। तीसरा, टीवी को इनाम बनाइए, आदत नहीं। जब आप अपना महत्वपूर्ण काम पूरा कर लें तभी सीमित समय के लिए देखिए और समय पहले से तय कीजिए। याद रखिए, मनोरंजन जरूरी है लेकिन नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप टीवी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह आपके समय को नियंत्रित करेगा। आपका समय आपकी जिंदगी है, उसे बिना सोचे समझे किसी स्क्रीन को मत दीजिए। चैप्टर 24, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। आज के समय में मोबाइल सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला साधन बन चुका है। यह हमारी जेब में रहता है लेकिन हमारा ध्यान अपने कब्जे में रखता है। मोबाइल का उद्देश्य सुविधा था लेकिन धीरे धीरे वह हमारी आदत बन गया। हर कुछ मिनट में स्क्रीन देखना, बिना कारण नोटिफिकेशन चेक करना, अनजाने में स्क्रॉल करते रहना, यह सब हमारे फोकस को कमजोर करता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोबाइल हमारा समय छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। आप 5 मिनट स्क्रॉल करते हैं लेकिन उसके बाद आपका ध्यान वापस काम में आने में और समय लेता है। यही डिजिटल रुकावट आपकी उत्पादकता को कम कर देती है। पहला कदम, नोटिफिकेशन बंद कीजिए। हर ऐप को आपकी तुरंत प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरी कॉल और संदेश चालू रखें। दूसरा, मोबाइल के लिए निश्चित समय तय करें। उदाहरण के लिए दिन में 2 या 3 बार ही सोशल मीडिया देखें। हर खाली पल में मोबाइल उठाने की आदत तोड़िए। तीसरा, मोबाइल को काम के समय से दूर रखिए। अगर संभव हो तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। जितना कम दिखाई देगा उतना कम आकर्षण होगा। चौथा, स्क्रीन टाइम ट्रैक कीजिए। जब आप देखेंगे कि रोज कितने घंटे मोबाइल पर जा रहे हैं तो आपको खुद बदलाव की जरूरत महसूस होगी। मोबाइल एक साधन है, मालिक नहीं। उसे जानकारी लेने, काम करने और संपर्क बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए, न कि समय बर्बाद करने के लिए। याद रखिए, आपकी एकाग्रता आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप उसे बचा लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आज से तय कीजिए, मोबाइल का उपयोग आप नियंत्रित करेंगे, न कि मोबाइल आपको। चैप्टर 25, इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। इंटरनेट ज्ञान का महासागर है। यहां आप कुछ ही मिनटों में नई भाषा सीख सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार समझ सकते हैं। लेकिन यही इंटरनेट अगर नियंत्रण में न हो तो समय का सबसे बड़ा चोर भी बन जाता है। समस्या इंटरनेट नहीं है, समस्या बिना उद्देश्य के उसका उपयोग है। जब आप किसी खास काम से ऑनलाइन जाते हैं तो एल्गोरिदम आपको एक लिंक से दूसरे लिंक तक ले जाते हैं, एक वीडियो से दूसरा, एक आर्टिकल से अगला, और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है बिना किसी ठोस परिणाम के। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग इरादे के साथ कीजिए। ऑनलाइन जाने से पहले खुद से पूछिए, मैं क्या करने जा रहा हूं, और काम पूरा होते ही लॉग आउट कीजिए। दूसरा, समय सीमा तय कीजिए। अगर आपको रिसर्च करनी है तो पहले से तय करें कि कितने मिनट या कितने घंटे देंगे। टाइमर लगाइए, समय पूरा होते ही रुक जाइए। तीसरा, अनावश्यक वेबसाइट्स और ऐप्स को सीमित कीजिए। जो प्लेटफॉर्म बार बार आपका ध्यान भटकाते हैं उन्हें हटाइए या ब्लॉक कीजिए। आपका वातावरण जितना साफ होगा, फोकस उतना मजबूत होगा। चौथा, इंटरनेट को सीखने और कमाने का साधन बनाइए, न कि सिर्फ मनोरंजन का। हर दिन कुछ ऐसा सीखिए जो आपकी स्किल बढ़ाए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपके भविष्य में योगदान दे। याद रखिए, इंटरनेट पर बिताया हर घंटा या तो आपके भविष्य को बना रहा है या चुपचाप खा रहा है। चुनाव आपके हाथ में है।
अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिजिटल अनुशासन विकसित कीजिए, क्योंकि आज के दौर में फोकस ही सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 26, आलस से बचें। आलस धीरे धीरे आता है, वह जोर से हमला नहीं करता। वह बस कहता है, आज मत करो, थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। और यही छोटी छोटी देरी बड़े सपनों को रोक देती है। आलस अक्सर थकान नहीं बल्कि मानसिक प्रतिरोध होता है। जब कोई काम कठिन या नया लगता है तो हमारा दिमाग उससे बचने की कोशिश करता है। सबसे पहले यह समझिए कि हर व्यक्ति आलस महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसके बावजूद काम शुरू कर देते हैं। आलस को हराने का सबसे सरल तरीका है 5 मिनट का नियम। खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करूंगा। अक्सर यही 5 मिनट आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होते हैं। शुरुआत के बाद काम उतना कठिन नहीं लगता। दूसरा तरीका, अपने शरीर को सक्रिय रखिए। जब शरीर सुस्त होता है तो मन भी सुस्त हो जाता है। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या ठंडा पानी चेहरे पर डालना भी ऊर्जा बढ़ा सकता है। तीसरा, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। जब लक्ष्य स्पष्ट और भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है तो आलस कमजोर पड़ता है। अपने सपनों की तस्वीर अपने दिमाग में बार बार देखिए। चौथा, दिन को छोटे हिस्सों में बांटिए। अगर पूरा दिन भारी लगता है तो सिर्फ अगले 1 घंटे पर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे जीत बड़े परिणाम बनाती हैं। याद रखिए, आलस अस्थायी भावना है, लेकिन अगर आप उसे निर्णय बना लेते हैं तो वह आदत बन जाती है, और आदत आपका भविष्य तय करती है। आज जब भी आलस कहे रुको, तो आप कहिए बस शुरू करो, क्योंकि अक्सर जीत उन्हीं की होती है जो मन न होने पर भी कदम बढ़ा देते हैं। चैप्टर 27, टाल मटोल न करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस काम को आप बार बार टालते हैं वही काम आपके दिमाग में सबसे ज्यादा जगह घेर लेता है? आप उसे करते नहीं, लेकिन वह लगातार आपके मन पर बोझ बना रहता है। यही टाल मटोल की असली कीमत है। अधूरा काम, अधूरी शांति। टाल मटोल अक्सर आलस की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से होता है। हमें डर लगता है कि काम कठिन होगा, हमें डर लगता है कि हम असफल हो सकते हैं, इसलिए हम उसे आगे खिसका देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि काम को टालने से वह आसान नहीं होता बल्कि और भारी हो जाता है। सबसे पहला कदम है स्पष्ट शुरुआत तय करना। कभी शुरू करूंगा की जगह तय करें, आज शाम 5 बजे शुरू करूंगा। अस्पष्टता टाल मटोल को जन्म देती है, स्पष्टता उसे खत्म करती है। दूसरा, काम को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। अगर पूरा प्रोजेक्ट भारी लग रहा है तो सिर्फ पहला छोटा कदम उठाइए। जैसे ही आप शुरू करते हैं, दिमाग का डर कम होने लगता है। तीसरा, 2 मिनट का नियम अपनाइए। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें जमा होकर मानसिक बोझ बन जाती हैं। चौथा, खुद को इनाम दीजिए। जब आप कोई कठिन काम पूरा करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। इससे दिमाग उस अनुभव को सकारात्मक रूप में याद रखेगा। याद रखिए, टाल मटोल आपको अस्थायी राहत देता है लेकिन स्थायी तनाव देता है, जबकि तुरंत कार्रवाई थोड़ी असुविधा देती है लेकिन स्थायी आत्मविश्वास देती है। आज से एक नियम बनाइए, सोच कम, शुरुआत जल्दी, क्योंकि जो व्यक्ति तुरंत कदम उठाता है वही धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचता है। चैप्टर 28, अगले दिन की योजना आज ही बना लें। कई लोग सुबह उठकर सोचते हैं आज क्या करना है, और यही सोचते सोचते उनका कीमती समय निकल जाता है। लेकिन जो लोग रात को ही तय कर लेते हैं कि कल क्या करना है, उनका दिन अधिक स्पष्ट और प्रभावी होता है। अगले दिन की योजना आज बनाना सफलता की आदत है। जब आप सोने से पहले 5 या 10 मिनट निकालकर अपने अगले दिन के मुख्य काम लिख लेते हैं तो आपका दिमाग रात भर उन्हें व्यवस्थित करता रहता है। सुबह उठते ही आपको दिशा मिल जाती है। सबसे पहले 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। पूरा दिन भरने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ वे काम चुनिए जो वास्तव में आपको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, हर काम के सामने समय लिखिए। सिर्फ रिपोर्ट बनानी है, लिखना काफी नहीं है। लिखिए सुबह 7 से 8 रिपोर्ट पर काम। समय तय होते ही काम की गंभीरता बढ़ जाती है। तीसरा, वास्तविक बनिए। जितना संभव है उतना ही प्लान कीजिए। अगर आप 10 काम लिखेंगे तो निराशा होगी। कम लेकिन स्पष्ट लक्ष्य रखें। चौथा, समीक्षा की आदत डालिए।
दिन खत्म होने पर देखें कि क्या पूरा हुआ और क्या नहीं। अगर कुछ अधूरा रह गया तो कारण समझिए। यह आदत धीरे धीरे आपकी योजना को बेहतर बनाएगी। याद रखिए, बिना योजना का दिन दूसरों की प्राथमिकताओं में गुजर जाता है, लेकिन योजना वाला दिन आपके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आज रात से ही शुरुआत कीजिए। सोने से पहले कागज और पेन उठाइए और कल का पहला कदम तय कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से सोचता है वही आगे बढ़ता है। चैप्टर 29। बुरी लतों से बचें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ आदतें शुरू में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही हमारे समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास को खा जाती हैं? यही बुरी लतों की असली ताकत है। वे धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। बुरी लत सिर्फ शराब, सिगरेट या जुआ ही नहीं है। घंटों बेवजह मोबाइल चलाना, गॉसिप करना, देर तक जागना, टाल मटोल करना, ये भी ऐसी आदतें हैं जो हमारी प्रगति को रोकती हैं। हर लत 3 चीजों से बनती है: संकेत, क्रिया और इनाम। पहले कोई ट्रिगर आता है, फिर हम वही पुरानी आदत दोहराते हैं और अंत में थोड़ी राहत या आनंद महसूस होता है। यही चक्र हमें बार बार उसी व्यवहार की ओर खींचता है। सबसे पहला कदम है जागरूकता। अपनी एक ऐसी आदत पहचानिए जो आपको पीछे खींच रही है। लिखिए कि वह कब और क्यों होती है। क्या आप तनाव में उसे करते हैं? क्या बोरियत में? कारण समझना समाधान की शुरुआत है। दूसरा, बुरी आदत को हटाने के बजाय उसे बदलने की कोशिश कीजिए। अगर तनाव में आप बेवजह स्क्रॉल करते हैं तो उसकी जगह 5 मिनट की वॉक कीजिए। अगर गुस्से में आप बहस करते हैं तो पहले गहरी सांस लीजिए। तीसरा, वातावरण बदलिए। अगर आपकी संगति ही आपको गलत दिशा में ले जा रही है तो सीमाएं तय कीजिए। अगर कोई ऐप आपकी लत बन चुका है तो उसे हटाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को दोष मत दीजिए। लत तोड़ना एक प्रक्रिया है। कभी कभी चूक होगी, लेकिन हर बार फिर से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, छोटी आदतें मिलकर बड़ा भविष्य बनाती हैं। अगर आप बुरी लतों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी दिशा खुद तय करने लगते हैं, और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी आदतों का मालिक बन जाता है। चैप्टर 30। सापेक्षता के नियम को समझें। कभी आपने गौर किया है कि एक ही घंटा कभी बहुत लंबा लगता है और कभी बहुत छोटा? जब आप बोर होते हैं तो समय रुक सा जाता है, लेकिन जब आप किसी पसंदीदा काम में लगे होते हैं तो समय उड़ जाता है। यही है सापेक्षता का अनुभव। इस विचार को वैज्ञानिक रूप से समझाने वाले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। उन्होंने बताया कि समय और अनुभव सापेक्ष होते हैं, यानी परिस्थिति और दृष्टिकोण के अनुसार बदलते हैं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप अपनी तुलना हर समय दूसरों से करते हैं तो आपको हमेशा लगेगा कि कोई आपसे आगे है, कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा सफल है। लेकिन जब आप अपनी तुलना अपने कल से करते हैं तो आपको प्रगति दिखने लगती है। सापेक्षता का नियम हमें सिखाता है कि हर चीज संदर्भ पर निर्भर है। एक छोटी सफलता भी बड़ी लग सकती है अगर आपने कठिन परिस्थिति में उसे हासिल किया हो, और बड़ी उपलब्धि भी छोटी लग सकती है अगर आप लगातार तुलना में उलझे रहें। समय प्रबंधन में भी यह नियम काम करता है। अगर आप कठिन काम को बहुत बड़ा मान लेते हैं तो वह भारी लगेगा, लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में देखेंगे तो वह आसान लगेगा। इस नियम का लाभ कैसे लें? पहला, तुलना कम करें, प्रगति पर ध्यान दें। दूसरा, कठिनाई को चुनौती के रूप में देखें, बोझ के रूप में नहीं। तीसरा, हर परिस्थिति में सकारात्मक संदर्भ खोजें। जब आप समझ जाते हैं कि अनुभव आपकी सोच पर निर्भर है तो आप परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते। आप अपनी दृष्टि बदलकर अपनी भावना बदल सकते हैं। याद रखिए, समय, सफलता और संतोष सब सापेक्ष हैं। असली जीत तब है जब आप अपनी यात्रा को समझते हैं और अपने विकास को पहचानते हैं। आज से दूसरों से नहीं, अपने पुराने रूप से तुलना कीजिए, क्योंकि असली प्रगति वही है जो आपको कल से बेहतर बनाए। आज की इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, वह हमारे निर्णयों में चलता है। हमने सीखा कि व्यस्त रहना ही सफलता नहीं है, बल्कि सही काम को सही समय पर करना ही असली बुद्धिमानी है। हमने समझा कि टाल मटोल, आलस, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट, ये सब हमारे समय के छोटे छोटे चोर हैं, और अगर हम सजग न रहें तो यही हमारे सपनों को धीरे धीरे हमसे दूर कर देते हैं।
इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने हमें यह एहसास कराया कि समय को नियंत्रित करना असंभव नहीं है, बस उसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। सुबह जल्दी उठने से लेकर अगले दिन की योजना आज ही बनाने तक, परिणाम पर ध्यान देने से लेकर बुरी लतों से बचने तक, हर अध्याय हमें एक ही बात सिखाता है कि अगर हम अपने समय के मालिक बन जाए तो जीवन खुद हमारी दिशा में मुड़ने लगता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति समय की कद्र करना सीख लेता है, समय भी उसका साथ देने लगता है। अब एक पल के लिए ठहर कर खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं या सिर्फ दिन पूरे कर रहा हूं? यह सवाल शायद आसान न हो, लेकिन इसका ईमानदार जवाब ही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। अगर आज की यह सीख आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि अब बदलाव जरूरी है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी, हर किताब और हर शब्द आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इस हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी समय की असली कीमत समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली हर नई प्रेरणादायक प्रस्तुति आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका साथ और आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।